ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए या स्टेट पीसीएस आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। अगर आपको जो आज की क्लासेज में हम लोग करेंगे, अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, अगर आप इनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो ज्योग्राफी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी का मतलब क्या है और इसके लिए हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखने होंगे ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ। और जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को नोटिस करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस। और जो अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट फिनोमिना हैं, मतलब कि भाई किसी एरिया में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड है, किसी एरिया में इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सेटलमेंट पैटर्न डिफरेंट है किसी दूसरे एरिया के सेटलमेंट पैटर्न से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना है। भाई एग्रीकल्चर किस टाइप का है ए एरिया में, ए एरिया में इंडस्ट्री किस टाइप की है, ए एरिया में सेटलमेंट किस टाइप के हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज्योग्राफी स्टडी करेगी। और ज्योग्राफी जब डिफरेंट फिनोमिना के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो आता है वो आता है क्लाइमेट का। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों को क्लाइमेट के फैक्टर्स, क्लाइमेट का मतलब क्या है, अगर ये पता चल जाए तो हम काफ़ी हद तक जब अर्थ की स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो डिफरेंट फिनोमिना है, जो डिफरेंट थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी एरिया पर चीज़ों का वितरण क्या है, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो मेजरली क्लाइमेट से अफेक्ट होता है। और क्लाइमेट स्टडी किया जाता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम लोग जलवायु विज्ञान भी बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। मतलब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। और क्लाइमेट जो है इट मे बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ एयर प्रेशर, इंसोलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। अगर आप लोग एयर प्रेशर क्या है, इंसोलेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है और इनके इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, अगर इन चीज़ों को समझ पाते हैं तो आप लोग क्लाइमेटोलॉजी को समझ पाएंगे या किसी एरिया के क्लाइमेट को समझ पाएंगे। और अगर आप क्लाइमेट या क्लाइमेटोलॉजी को समझ पा रहे हैं तो किसी भी एरिया में ज्योग्राफी किस टाइप की होगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट पैटर्न ये किस टाइप का होगा, इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ज्योग्राफी का बेसिक है ये जो टर्म्स हैं, एयर प्रेशर, इंसोलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग जो है क्लाइमेटोलॉजी में
कोई भी टॉपिक आप जाकर पढ़ेंगे या इस वीडियो के बाद कोई भी टॉपिक आप देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी का, तो आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ से भी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं आप लोगों को क्लाइमेट का जो बिल्कुल बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपकी क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एयर प्रेशर लिखा। एयर प्रेशर का मतलब क्या है और इसका क्लाइमेटोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी बात करते हैं। एयर प्रेशर का मतलब है किसी भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, किसी भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में एयर का टोटल वेट कितना है, एयर का टोटल वेट कितना है, वो एयर प्रेशर कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज करते हैं कि ये कोई एरिया है, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, इसमें अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस बताऊंगा। अगर इस एरिया में ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये है गैसियस मॉलिक्यूल्स, मतलब हवा के कण। इस पर्टिकुलर ए केस में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ये कुछ डेंसिटी है, और कुछ दूसरे केस में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कुछ ये डेंसिटी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस एरिया में गैसियस मॉलिक्यूल्स मतलब हमारे वायुमंडल में जो हवा के कण हैं वो इस एरिया में ज़्यादा हैं, इस एरिया में कम है। तो यहाँ पर जो टोटल वेट होगा एयर का, इस एरिया में ये जो वेट होगा ये कम होगा, इस एरिया में जो वेट होगा ये ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि एयर प्रेशर, वायु दाब क्या है, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है उसके ऊपर जितनी भी गैसेज अवेलेबल हैं या जो भी एयर अवेलेबल है उसका जो टोटल वेट है वो एयर प्रेशर है। अगर इस एरिया में गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वेट ज़्यादा होगा, तो मैं कहूँगा इस एरिया में एयर प्रेशर या वायु दाब ज़्यादा है। इस केस की बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो इस एरिया में जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो अर्थ के ऊपर जो एयर प्रेशर है कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। इसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब किसी एरिया में एयर प्रेशर कम या ज़्यादा क्यों है, या अलग अलग एरिया पर एयर प्रेशर अलग अलग क्यों है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिनकी मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक है। उसमें जब हम एयर प्रेशर को देखेंगे तो फैक्टर्स के साथ साथ एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, एयर प्रेशर बेल्ट्स सब देखेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा जो बेसिक है वो ये है कि एयर प्रेशर है क्या और एयर प्रेशर का इम्पैक्ट क्या है। आज हम फैक्टर्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक दो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा ताकि आप लोग एयर प्रेशर को समझ सकें। पर पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो एयर प्रेशर है किसी भी एरिया में, जो एयर है उसका टोटल वेट है, और जो एयर है किसी भी एरिया में वो सराउंडिंग एरिया की जो एयर है, जो जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ उसके सराउंडिंग एरिया की जो एयर है उससे कम या ज़्यादा हो सकती है अमाउंट में। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एयर प्रेशर इसके सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में अलग हो सकता है। तो एयर प्रेशर
अलग अलग एरिया पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एयर प्रेशर को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो एयर प्रेशर का टेम्परेचर है। अब अगर मैं टेम्परेचर के बारे में बताऊं और उसके बाद मैं एयर प्रेशर पर इसका इम्पैक्ट बताऊं, तो आपको पता चलेगा कि एयर प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशनशिप है, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे भाई किसी एरिया में ह्यूमिडिटी कैसी होगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही होगी तो एयर प्रेशर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो एयर प्रेशर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ह्यूमिडिटी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो कुछ इंटर रिलेशंस होंगे टेम्परेचर, एयर प्रेशर और इनके इंटर रिलेशंस के कुछ इम्पैक्ट्स होंगे। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर का मतलब है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब किसी चीज का ठंडा या गर्म होना उसके तापमान को बताएगा, या किसी चीज के ठंडे और गर्म होने की जो मात्रा है या दर है वो किसी चीज के टेम्परेचर को बताएगा। अब टेम्परेचर का जो मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर, टेम्परेचर का जो मेन सोर्स है वो होगा सन, सूर्य। अगर हम सन की बात करें, सूर्य की बात करें, सन से एनर्जी आएगी अर्थ की तरफ, मतलब सन से ऊर्जा आ रही होगी पृथ्वी की तरफ, और उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का जो इम्पैक्ट होगा वो टेम्परेचर होगा। मतलब सन से अगर ज्यादा एनर्जी आ रही है किसी एरिया में तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, सन से एनर्जी कम आ रही है किसी एरिया में तो टेम्परेचर कम होगा। और ज्योग्राफी में ये सन से जो एनर्जी आ रही होती है इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब है सूर्यातप। सूर्यातप। अब मैंने आप लोगों को यह बोला कि सन से एनर्जी आ रही होगी, अगर सन से एनर्जी आ रही होगी तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को भी अफेक्ट कर रही होगी, पर किसी एरिया के टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो उस एरिया के वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर पर भी कुछ इम्पैक्ट होगा और एयर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। अब देखते हैं कि टेम्परेचर का एयर प्रेशर पर, मतलब तापमान का वायु दाब पर क्या प्रभाव होता है। अगर हम टेम्परेचर और एयर प्रेशर के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन सी बात है जो सबको पता होगा कि किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या वो चीज जो है एक्सपेंड करती है, मतलब उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में एक्सपेंशन होगी, एरिया इंक्रीज करेगा, उसका प्रसार होगा। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एरिया में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारे गैसेज हैं उनका भी एक्सपेंशन होगा, वो भी एक्सपेंड करेंगे, वो भी फैल जाएंगे। अब इस केस को लेकर देखते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस एरिया में मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये फैल जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है अपवर्ड भी मूव करेंगे। पर मेन चीज क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस एरिया से बाहर आ रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स इस एरिया से बाहर आ गए तो इस एरिया के ऊपर उन मॉलिक्यूल्स का वो जो हवा के कण थे, वो जो भार था वो कम हो जाएगा। अगर
वो भार कम हो गया तो मैं कहूंगा कि एयर प्रेशर जो है घट गया, वायु दाब कम हो गया। यहां पर ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान देने की बात यह है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है या उसमें जो हवा है, जो एयर है, वो एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उससे बाहर चली जाएगी। अब मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर फोकस क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जो एयर प्रेशर है, जो वायु दाब है, वो हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर ही मापा जाता है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से हवा बाहर जा रही है तो इसका मतलब है उस एरिया पर जो एयर प्रेशर है वो घट रहा है, या आप ये कहें कि उस एरिया पर जो हवा के कणों का जो वेट था, जो भार था, वो कम हो रहा है। क्योंकि मैंने जब एयर प्रेशर को डिफाइन किया तो मैंने ये बताया था कि एयर प्रेशर कुछ नहीं है, बस केवल और केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर टोटल जो गैसेज का वेट है वो है। अब अगर यहाँ पर गैसेज कम रह गई बाहर जाने के कारण तो यहाँ पर वेट भी कम हो जाएगा। अगर वेट कम होगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों के बीच रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज ऑफ एयर प्रेशर होगा। उल्टा संबंध दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डिक्रीज करूं टेम्परेचर को, तो क्या एयर प्रेशर बढ़ेगा? ये देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने किसी भी एरिया में टेम्परेचर को कम कर दिया तो क्या होगा? उस एरिया में जो गैसेस थी, जैसे मान लेते हैं ये कोई केस है, इसमें मैंने ये गैसेज एज्यूम की, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मैंने कम कर दिया। अगर इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये जो गैसेज है ना, ये और ज़्यादा श्रिंक करेंगी, और ज़्यादा कम एरिया ऑक्यूपाई करेंगी, और साइड से कुछ गैसेज जो हैं इन एरियाज में एंटर कर जाएंगी। अगर साइड से कुछ गैसेज इस एरिया में एंटर कर गई तो इस एरिया में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो इस एरिया में जो भी गैसेस का वेट था, भार था, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर और एयर प्रेशर की, जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एयर प्रेशर घटता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर एयर प्रेशर बढ़ता है। अब टेम्परेचर अगर किसी एरिया में ज्यादा है, टेम्परेचर अगर किसी एरिया में हाई है, तो उस एरिया में अगर वाटर अवेलेबल है, पानी अगर उपलब्ध है, तो उस एरिया में पानी का इवेपोरेशन होगा। आप ये कह सकते हो कि पानी का उस एरिया में वाष्पीकरण होगा, और जब पानी का वाष्पीकरण होगा तो वो इवेपोरेटेड वाटर एटमॉस्फेयर में ऐड होगा, जिसके कारण एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। या सिंपली बोल सकते हो, अगर वाटर इवेपोरेट हुआ, एटमॉस्फेयर में ऐड हुआ, तो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इवेपोरेशन होने से एटमॉस्फेयर में जो नमी होगी, जो मॉइस्चर होगा, वो बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर का इंपैक्ट मॉइस्चर पर भी होगा, और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का एक रिश्ता और भी है, और वो है ह्यूमिडिटी के साथ।
आर्द्रता के साथ। पर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बताया था कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर का भी आपस में संबंध है। तो अगर किसी एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, तो उस एरिया में डेफिनेटली मॉइस्चर इंक्रीज होगा, नमी बढ़ेगी। अगर नमी बढ़ेगी तो उसके कारण एयर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। जब ध्यान देना, आप लोगों को काफी सरप्राइज होने वाला है अभी, और जो आप सोच रहे हैं, आप लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो किसी भी एरिया का एयर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। किसी भी एरिया में अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो उस एरिया में एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वायु दाब घटेगा। कुछ जगह पर आपको ये गलत लिखा मिल सकता है, ठीक है, कि भाई ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ऐड होगी एटमॉस्फेयर में तो कुछ वाटर वेपर्स, कुछ जल वाष्प एटमॉस्फेयर में ऐड होंगे, जो कि एटमॉस्फेयर का वेट इंक्रीज कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है इस चीज को समझने के लिए कि ह्यूमिडिटी ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम एयर प्रेशर जो मापते हैं, जो मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर। अब इसमें जो ये रिलेशनशिप उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा रिलेशनशिप कैसे है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों को ये चीज समझा पाऊंगा। देखो, मैं यहाँ पर एक केस अज्यूम कर रहा हूं जिसमें ये वाटर वेपर एटमॉस्फेरिक एयर है ये, ठीक है, और इस एटमॉस्फेरिक एयर में अगर मैं कुछ वाटर वेपर्स ऐड कर दूं, एज्यूम करते हैं कि ये कुछ वाटर वेपर्स हैं, रेड डॉट्स जो हैं ये ऐड हुए हैं एटमॉस्फेयर में, ये जो है एटमॉस्फेयर में ऐड हो गए, किसी एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वाटर वेपर्स ऐड हो गए। अब सोचकर देखना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में वेपर्स ऐड हुए, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में एनर्जी ऐड हुई, क्योंकि वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, उनका जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉयल करता है। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉयल करेगा तो उसके जो वेपर्स बनेंगे उनका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है या 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और जब इतनी टेम्परेचर की वाटर वेपर्स यहाँ पर ऐड होंगी तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। मतलब ये वाटर वेपर्स ऐड होने के बाद इस एरिया का टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये वाली जो एयर है ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, फैलेगी। अगर ये एक्सपेंड करेगी तो इस एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे वो इतने होंगे जिनका वेट इससे पहले वाटर वेपर्स ऐड होने से पहले जो वेट था उससे कम होगा। ध्यान देना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वाटर वेपर्स ऐड हुए, यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सपोज करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल बाहर आ गया, ये वाला बाहर आ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड हुए थे उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस एरिया में एक्सपेंड होने के कारण एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर में हमेशा एक रिलेशनशिप रहेगा कि किसी एरिया में अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दी तो उस एरिया का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर किसी भी एरिया का अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एयर प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो एयर प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमेशा टेम्परेचर जहाँ पर हाई होगा एयर प्रेशर लो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें टेम्परेचर भी हाई मिलेगा आपको, एयर प्रेशर भी हाई मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जनरली जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर लो होगा, नहीं, मैं यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का, एयर प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का ये रिलेशनशिप था। उसके बाद एयर प्रेशर का और हाइट का, एयर प्रेशर और हाइट, किसी भी एरिया के क्लाइमेट को एयर प्रेशर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करती है, और आप ये कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड अफेक्ट करती है, इंसुलेशन अफेक्ट करता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को एयर प्रेशर अफेक्ट करता है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि एयर प्रेशर को जो चीज अफेक्ट कर रही होगी वो भी क्लाइमेट पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही होगी। तो एयर प्रेशर को हाइट भी अफेक्ट करती है, और हाइट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम मीन सी लेवल। अगर हम मीन सी लेवल से मतलब औसत समुद्र तल से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमारा एयर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा, और एयर प्रेशर चेंज कैसे होगा उसको यहाँ देखते हैं। ये जो नीचे लाइन है इसका मतलब है मीन सी लेवल, और इसके ऊपर ये जो है गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, और गैसेस मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें तो हमेशा नीचे की तरफ जो है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ और ग्राउंड गैसेस जो हैं डेंसर होती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगी गैसेस जो है कम डेंसर होंगी, और काफ़ी ऊपर आप कह सकते हो कि गैसेस जो है बहुत ज़्यादा रेयर होंगी, विरल होंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, उससे ज़्यादा कम यहाँ पर है, और सबसे कम यहाँ पर है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ गैसेस मॉलिक्यूल्स की। इस एरिया में गैसेस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर गैसेस ज़्यादा कण है तो गैसेस का वेट यहाँ पर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो गैसेस का वेट जो है कम होता चला जाएगा। अब देखें, अगर कोई भी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ग्राउंड पर, तो उसके ऊपर पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का वेट है। अगर कोई यहाँ पर है, मान लेते हैं ये ग्राउंड से 6 किलोमीटर ऊपर है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर केवल इस एटमॉस्फेयर का वेट है। अगर कोई यहाँ पर है तो उसके ऊपर केवल इस एटमॉस्फेयर का वेट है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसके लिए एयर प्रेशर जो है इस एरिया में जो एयर होंगी वो जनरेट करेंगी। कोई यहाँ पर है तो उसके लिए इतने एरिया में जो एयर है वो एयर प्रेशर बनाएगी, और कोई यहाँ पर है तो पूरा का पूरा कॉलम में जितनी एयर है वो उसके लिए एयर प्रेशर बनाएगी। तो जितनी हाइट इंक्रीज होगी उतना ही इन गैसियस मॉलिक्यूल्स का वेट किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर सबका वेट है इसके ऊपर, तो यहाँ पर एयर प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा, यहाँ पर नीचे वाले का इसके ऊपर कोई वेट नहीं है, केवल इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका वेट है, तो इस एरिया में एयर प्रेशर जो है इस हाइट पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पर एयर प्रेशर जो है ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम प्लेन एरिया में हैं तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, संभावना ज़्यादा होने की है। अगर हम किसी माउंटेन पर चले जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होगा, मतलब एयर प्रेशर डिक्रीज होने की संभावना है। ठीक है, तो ये एयर प्रेशर का हाइट के साथ रिलेशन है। लेकिन हाइट जो है वो क्लाइमेट के जो अदर फैक्टर्स हैं उनको भी अफेक्ट करती है। हाइट के साथ टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है। जितनी हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो अर्थ सरफेस है, जैसे आप एज्यूम करें कि ये अर्थ सरफेस है, ये सन है, सन से एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है। अर्थ सरफेस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अवशोषित करेगा, और उसके बाद अर्थ सरफेस से ये एनर्जी वापिस वायुमंडल में जाएगी। अब यहाँ पर एक काम की चीज ये है कि अर्थ सरफेस ज्यादा तेजी से गर्म होगा हवा के कंपैरिजन में, क्योंकि हवा जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है सोलर एनर्जी का। अर्थ सरफेस ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, किसकी बजाय? एयर की बजाय, जिसके कारण अर्थ सरफेस का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। अगर एयर के टेम्परेचर से ज्यादा अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है तो क्या होगा? यहां से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अगर हॉट बॉडी है तो वो एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ भेजेगी। तो यहाँ पर अर्थ सरफेस हॉट है, एयर उसकी बजाय कोल्ड है, तो यहाँ से एनर्जी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जब जाएगी तो ये जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में जा रही है तो क्या होगा? जो अर्थ सरफेस के नियर एटमॉस्फेयर होगा उसमें ज्यादा ऐड होगी, उसके ऊपर वाले पार्ट पर कम। इसलिए हम ये कह सकते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटेगा, और ये जो टेम्परेचर घटने की जो दर होगी, जो रेट होगा, ये जनरली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होगा, जिसको हम टेम्परेचर लैप्स रेट बोलते हैं। टेम्परेचर लैप्स रेट। तो ये जो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये किसके कारण डिक्रीज कर रहा है? हाइट के कारण। और हाइट का मतलब मैंने ये बताया कि जो मीन सी लेवल है उससे हम जितना ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाइट इंक्रीज हो रही है या एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है। तो ऊंचाई के साथ साथ इंक्रीज होता है आपका लैप्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान का ह्रास। और अगर तापमान का ह्रास होगा तो हाइट पर, ज्यादा हाइट पर टेम्परेचर कम होगा मीन सी लेवल या ग्राउंड के कंपैरिजन पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, जो क्लाइमेटोलॉजी का बिल्कुल बेसिक है, हमने देखा कि एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हाइट, इनमें कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध है। हाइट का ह्यूमिडिटी से भी है। ह्यूमिडिटी से ये है कि आपने देखा होगा कि अर्थ का, जानते होंगे आप इस चीज को, कि अर्थ का अबाउट 71% पार्ट जो है ओशियन से कवर्ड है, और ज्यादा इवेपोरेशन अर्थ पर ओशन से हो रहा है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है ज्यादातर वो ओशन से जा रही है। तो जितना हम ओशन से दूर जाएंगे, मतलब हम ऊपर की तरफ जाएंगे,
तो ह्यूमिडिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का सोर्स क्या? ओशन। अगर हम सोर्स से दूर जा रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट घटेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी घट रही है तो वो किसके कारण घट रही है? एल्टीट्यूड के कारण या हाइट के कारण? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रेटर हाइट लोअर ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर वाटर अवेलेबल है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, एयर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये अगर आप समझ पाते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में या क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक टर्म्स हैं और उनका रिलेशनशिप है, या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उनका रिलेशनशिप है। इसलिए अगर मैं ये कह सकता हूं, अगर आप इनको समझ पा रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो आप क्लाइमेटोलॉजी को समझ जाएंगे। और क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? या मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग में क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भी गलत नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी क्या करता है? स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिनोमिना को, मतलब पृथ्वी के ऊपर अलग अलग चीजों के वितरण को ज्योग्राफी अध्ययन करता है। और वो वितरण जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है किससे? क्लाइमेट से। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने क्लाइमेट को समझ लिया तो आपने ज्योग्राफी को समझ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी जो है फर्दर हम लोग और वीडियोस डालते रहेंगे बीच बीच में, इनको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी मैंने कुछ बेसिक बताए क्लाइमेटोलॉजी के, उसके बाद जो है टॉपिक्स, आज मैंने कोई अलग टॉपिक नहीं करा है, जस्ट बेसिक बताए हैं। ये इनके सब के टॉपिक हैं अलग अलग। टेम्परेचर का पूरा टॉपिक है, एयर प्रेशर का टॉपिक है, फिर पूरा का पूरा ह्यूमिडिटी का टॉपिक है, तो ये बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।